हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डेटाबेस और एसक्यूएल चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के 2024 2012 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन देखेंगे। 25 का भी यहाँ मेंशन होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे और जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आप लोग को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। थोड़ा सा मैं स्लो बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। आप जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। जिनको समझ में आ रहा होगा वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वो स्लो मोड में भी देख सकते हैं। 1.5 में देखेंगे तो थोड़ा फास्ट होगा, और यदि नॉर्मल मोड में भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2012 से लेकर 2024 तक का जितने भी एमसीक्यू हैं उनको पहले सॉल्यूशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद ग्रुप बी में जाएंगे। ग्रुप बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस होगा, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग पहले सॉर्ट आउट करेंगे, वो होगा डेटाबेस से रिलेटेड। उसके बाद एसक्यूएल में जाएंगे ग्रुप सी में। इस प्रकार से बारी बारी से हम लोग लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल मीन्स। एसक्यूएल का क्या अर्थ है? 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ 2013 में आया है कि एसक्यूएल का मीनिंग क्या है। पहला ऑप्शन है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन जब चल रहा होगा यूट्यूब में आप देख रहे होंगे, तो साथ ही साथ आप लोग इसका मन ही मन आंसर तलाशने का प्रयास करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। DBMS स्टैंड्स फॉर, यानी DBMS जो यहाँ एक वर्ड है इसका क्या अर्थ है? ये 2022 का एनुअल एग्जाम में और 23 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी ईयर में आया हुआ होगा। इसका पहला ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डेटा मैनुअल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डिफाइन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और थर्ड में है फोर्थ में है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो मालूम होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चन का यहाँ हम लोग आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का था हम लोग के पास कि एसक्यूएल का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने बता दिया था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। थोड़ा सा डिटेल भी है। एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विथ रिलेशनल डेटाबेस। तो एसक्यूएल
जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रकार का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना। और स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड दोनों एक नहीं है। मतलब वहाँ और भी ऑप्शन था, स्ट्रक्चर्ड तो था ही, स्टैंडर्ड और सिंपल ये नहीं होता है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज था। डीबीएस का भी मैंने बता दिया था, जो उसका पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, नॉट ए मैनुअल वन, यूज्ड टू मैनेज डेटा एफिशिएंटली। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, ये मैनुअल सिस्टम नहीं है, और डेटा को मैनेज करता है काफ़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, की इज एन ब्लैंक स्पेस है इन द डेटाबेस सिस्टम, यानी डेटाबेस सिस्टम में की कौन सा की है यहाँ पर देखा जा रहा है कि डेटाबेस में, एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, की इज एन, की जो होता है वो कौन सा क्या है इन द डेटाबेस सिस्टम। पहला है एट्रीब्यूट, दूसरा है रो, तीसरा है कंडीशन, और फोर्थ नंबर है वेरिएबल। तो इसमें की किसको कहा गया है, किसको बोलेंगे, एट्रीब्यूट को बोलेंगे, रो को बोलेंगे, कंडीशन को बोलेंगे, वेरिएबल को बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का ही हम लोग की मानते हैं। एट्रीब्यूट कहने का मतलब कॉलम, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, और टप्पल का मतलब होता है रो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो एक प्रकार का फिगर बनाया हुआ है की के साथ। तो जब भी हम लोग देखते हैं तो ये जो रो एंड कॉलम होता है, इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये जो वर्टिकल लाइन है जो ग्रीन कलर का यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है ये कॉलम है। तो कॉलम को ही हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, और इधर जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं रो यानी टप्पल। तो यहाँ देख पा रहे होंगे
key is a specific attribute or set of attributes used to identify row uniquely, है ना। तो यहाँ पर बस ख्याल रखना है कि एट्रीब्यूट को ही हम लोग की मानते हैं, रो को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन है ऑर्डर बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय एक क्लाउज है, इज यूज टू द क्यूरी रिजल्ट। कहाँ पर इसका यूज होता है? पहला ऑप्शन है सॉर्ट पर, दूसरा है ऑर्डर पर, और तीसरा है इंडेक्स पर, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो कहाँ पर इसका यूज होता है क्यूरी करने के समय ऑर्डर बाय क्लाउज का? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ऑर्डर बाय क्लाउज का जो होता है करेक्ट आंसर, तो इसका सॉर्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए सॉर्ट, सॉर्टिंग करने के लिए इसका यूज होता है। द ऑर्डर बाय क्लाउज अरेंजेज द आउटपुट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस। यानी जब हम लोग जो भी डेटा होता है टेबल में उसको अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हम लोग ऑर्डर बाय क्लाउज लगते हैं, ऑर्डर लगाते हैं कि उसको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो आगे पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि हम लोग असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं और डिसेंडिंग के लिए DESC, तो इसे सॉर्टिंग हो जाता है। हालांकि जब हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग लेता है। आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन है द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस इज नॉन एज। यानी डेटाबेस में डुप्लीकेशन जो होता है, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं डेटा का, उसको क्या कहते हैं? यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। और देखिए यहाँ कितना बार पूछा हुआ है, 13 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है एनुअल एग्जाम में, तो ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा। डुप्लीकेशन, डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है, जैसे देखिए सेम बॉक्स यहाँ है, इसी का डुप्लीकेट यहाँ है, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डेटा रिडंडेंसी, डोमेन, एट्रीब्यूट, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा, डेटा रिडंडेंसी, ये ऑप्शन ए जो है सही है। When the same piece of data is held in two separate places, it creates redundancy, है ना। अगर यदि एक ही डेटा को दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थान में रखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, यानी रिडंडेंसी कहा गया है इसको, अतिरिक्त बोला गया है, एक्स्ट्रा, रिपीट करना या एक्स्ट्रा, यहाँ देख सकते हैं। उसका मीनिंग होता है रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव या एक्स्ट्रा, यानी एक ही बॉक्स का दो डुप्लीकेट कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th नंबर। रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 2016, 18, 23, इतना बार ये पूछ चुका है। रो का मतलब हो गया टप्पल, यहाँ देख सकते, इसको हम लोग रो बोलते हैं, हालांकि इसका करेक्ट आंसर हम बता दिए टप्पल। ऐसे ऑप्शन और भी है, डेटा है, डोमेन है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा टप्पल होगा। और आगे भी हम इसका चर्चा किए थे, तो आंसर सही हो गया इसका टप्पल। इन ए रिलेशन डेटाबेस थ्योरी, a horizontal row representing
अ सिंगल रिकॉर्ड इन टेक्निकली इज टेक्निकली कॉल्ड टप्पल, इसी को हम लोग टप्पल बोलते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का जो पट्टी लगा हुआ है जो रो को इंडिकेट करता है उसी को टप्पल बोला गया है। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसको हम लोग पहले भी सॉर्ट आउट किए हैं। एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, किसी भी रिलेशन का मतलब हो गया टेबल, तो किसी भी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं। यानी ये देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, ये एक टेबल बना हुआ है जिसको हम लोग रिलेशन बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट को हम लोग कॉलम बोलते हैं, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले हम लोग शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट या सेकंड था, वहाँ पढ़े थे। The attributes are the properties और characteristics of a relation। किसी भी रिलेशन का जो होता है एक करेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, रिप्रेजेंटेड वर्टिकली एज ए कॉलम, ये कॉलम ही है ना, इसी को एट्रीब्यूट भी बोला गया है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शुरू का जितना क्वेश्चन अभी देख रहे हैं सारा सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, यानी किसी भी टेबल में नंबर ऑफ टपल्स को, यानी जो संख्या है टपल्स का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ टपल्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सारे जो टप्पल्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डिनलिटी, इसको कार्डिनलिटी बोला गया है। कार्डिनलिटी रेफर्स टू द टोटल काउंट ऑफ रोज या टप्पल्स प्रेजेंट इन ए टेबल या रिलेशन इन एनी गिवन टाइम, है ना। तो अगर यदि किसी भी टेबल में या रिलेशन में जितने भी रो का संख्या को बताया जाता है, जो बताता है, जो टर्म्स जो है, जो वर्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं, है ना। कार्डिनलिटी का मतलब हो गया काउंट्स रोज, सीधा सीधी यही समझना है। 9 नंबर, नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस, नॉर्मलाइजेशन का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। क्या चीज का कम करेंगे, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डेटा रिडंडेंसी होता है, क्योंकि उसी को कम करने के लिए, यानी डुप्लीकेसी को कम करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए मोबाइल का सिम है, मोबाइल का सिम जब बांटा जाता है तो यदि एक ही नंबर दूसरे को दे दिया जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसको आईडी प्रूफ से मैच किया जाता है, एड्रेस मैच किया जाता है, तब फिर फ़ोन नंबर दिया जाता है। अगर नेम रहेगा और फ़ोन नंबर अलग अलग रह जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेज डेटा टू मिनिमाइज डुप्लीकेट डेटा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो उसका काम ही है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको कम से कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, या सारा हटा दिया जाए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस एक्सेप्ट, निम्नलिखित में डेटाबेस के घटक हैं
सभी घटक हैं, लेकिन उनमें से एक नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? यूजर डेटा नहीं होगा, मेटा डेटा नहीं होगा, रिपोर्ट्स नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रिपोर्ट होगा, और रिपोर्ट नहीं होता है ना। मेटा डेटा होता है, इंडेक्स होता है, यूजर डेटा भी होगा, स्टोर किया जाता है इनसाइड द डीबीएमएस। रिपोर्ट आर जनरेट आउटपुट फ्रॉम द डेटा। रिपोर्ट जो होता है वो आउटपुट होता है, इसलिए वहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे मान लिया यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक डब्बा है, उसमें यूजर डेटा भी है, मेटा डेटा भी है, और इंडेक्स भी है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको रिपोर्ट बोला गया है। नेक्स्ट 11 नंबर, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, जो भी पॉसिबल वैल्यूज होगा किसी भी एट्रीब्यूट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हालांकि इसका सही आंसर होगा डोमेन। जैसे ये मान लिया जाए एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, इसका स्कोर दिया हुआ है इस आईडी का। तो ये जो संभावित नंबर है जो भी है, उसी को डोमेन बोला गया है। जैसे यहाँ देखिएगा, और डोमेन डिफाइन द वैलिड रेंज और सेट ऑफ वैल्यूज लाइक इंटीजर्स, डेट्स और स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स अलाउ इन ए कॉलम। ये सारे को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा समाप्त हो गया। यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे RDBMS, रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, तो इसे भी अच्छा से देखें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, डिफाइन कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। यानी की के बारे में पूछा गया है, कैंडिडेट की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। तो ऑल एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट की, as they are candidates for being as a primary key or part of it। तो किसी भी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट जो होता है, सारा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसमें सबसे पहला जो होगा प्राइमरी की होगा, और प्राइमरी की के अलावे जितने होंगे वो कैंडिडेट की होंगे। उसी में से कुछ और भी की आएंगे, अल्टरनेट की भी हो सकते हैं। तो हालांकि कभी कभी हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि प्राइमरी की कभी कभी कैंडिडेट की भी तरह शो करता है, वैसा भी कर सकता है। तो कैंडिडेट की जो होता है प्राइमरी की के अलावे बाकी जितना है वो कैंडिडेट की हो गया। हम लोग आगे एग्जांपल भी लेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं प्राइमरी फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की इज ए की, ये भी एक प्रकार का क्या है, की है। दैट इज डिफाइंड एज प्राइमरी की in some other relation. This key is used to enforce referential integrity in RDBMS। तो फॉरेन की जो होता है, जैसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। ये एक टेबल हो गया ए और एक टेबल हो गया बी। तो दोनों ही टेबल में प्राइमरी की होगा।
तो इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की जो रिलेशन दिखलाएगा वही होता है फॉरेन की, यहाँ देख पाएंगे, है ना। फिर से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 टेबल दिया गया है, एक स्टूडेंट का एक डिपार्टमेंट का। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखलाया गया, देखिए काफ़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो इसके बीच में जो जॉइंट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की डिफाइन एज ए प्राइमरी की इन अदर रिलेशन, एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन में जो भी प्राइमरी की का यूज किया जाता है उसी को हम लोग फॉरेन की कहते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है कि कैंडिडेट की जो होता है एट्रीब्यूट होता है कॉम्बिनेशन दैट कुड सर्व एज ए प्राइमरी की। रोल किया है इसका, दे आर कैंडिडेट्स और पोटेंशियल ऑप्शंस फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। प्राइमरी की जो होता है वो एक तरह का यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही होता है, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है किसी भी टेबल का। जैसे क्या क्या नहीं डुप्लीकेट हो सकता है, तो अगर यदि स्टूडेंट के बारे में बोलते हैं स्टूडेंट आईडी हो सकता है ना, वो स्टूडेंट आईडी सबका अलग अलग होगा, तो इसको हम लोग प्राइमरी को बोलेंगे। ईमेल भी अलग अलग होगा, है ना। तो कैंडिडेट की जो होता है प्राइमरी की के अलावे जो की होगा उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलेंगे। फॉरेन की में क्या होता है कि इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग कैंडिडेट फॉरेन की बोलते हैं, बस यही ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है और DDL को 2020 में भी पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। It contains commands that are used to create table, databases, indexes, views, sequence and synonym। यानी DDL जो होता है एक तरह का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब बिल्डिंग जो बनाने वाला कंस्ट्रक्शन करता है, जो उस तरह का ये टेबल को बनाने का काम करता है, टेबल क्रिएट करता है, इंडेक्स करता है, इसको सॉर्टिंग करता है, व्यू दिखाते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करता है। ये सारा काम जो है DDL का काम है। तो इसके अंतर्गत ये सब कमांड्स आते हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट इंडेक्स, अल्टर टेबल, ये सब सारे आएंगे इसमें। दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं DML। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये मैनिपुलेट करता है, एक तरह का मैनेजमेंट का वर्क करता है। It contains command that can be used to manipulate the database objects and query the databases for information retrieval। पहले ही बताएं कि एक तरह का ये कैसा काम करता है, मैनेजमेंट, डेटाबेस को मैनेज करता है ये, है ना। डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है DML कमांड। और DDL कमांड जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, बनाने का, निर्माण करने का, और इसको मैनेज करने का वर्क दिया गया है। इसमें से कुछ कमांड्स हैं, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, और भी कमांड है, लेकिन ये मुख्य कमांड दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम। यानी डेटाबेस सिस्टम में कितने प्रकार के यूजर वर्क करते हैं। There are 3 types of users for database management system।
यानी डेटाबेस सिस्टम में 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। क्या क्या है? इंटरनल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू और एक्सटर्नल व्यू, 3 प्रकार के काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ की कंसेप्ट है। इंटरनल में होता है फिजिकल स्टोरेज व्यू होता है। कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है? ये लॉजिकल व्यू होता है होल डेटाबेस का। एक्सटर्नल में होता है द व्यू ऑफ इंडिविजुअल, इन यूजर के लिए होता है। यहाँ उसी का एक कोण दिया हुआ है। सबसे ऊपर में एक्सटर्नल होगा, फिर कंसेप्चुअल होगा, फिर इंटरनल होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल अवेलेबल फॉर डेटाबेस सिस्टम। हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो यहाँ डिटेल लिखना नहीं है। हालांकि मैं इसका डिटेल भी समझा दूंगा अगले स्लाइड में। तो डेटाबेस में 3 प्रकार का मॉडल होता है। पहला है रिलेशनल डेटा मॉडल, दूसरा है हायरार्चिकल डेटा मॉडल और तीसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल। तीनों क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ लिखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहां आप लोग इसको बता सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स में 3 मॉडल होता है। तीनों मॉडल के बारे में देखिए। पहला हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल बोल सकते हैं या हायरार्चिकल। हायरार्चिकल का मतलब हो गया पेड़ से इसको तुलना किया गया है, यानी इसमें काफी ज्यादा ब्रांचेज होंगे। नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। देखिए नेट की जैसा, जाल के जैसा यहाँ दिख रहा है। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होगा? रो, देखिए रो है, कॉलम है, इसका रिलेशन को बताता है, तो रिलेशनल हो गया। की कॉन्सेप्ट देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल बेस्ड ऑन टेबल, रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम में ये दिखाता है। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, रो और ये हो गया कॉलम। यहाँ कॉलम होना चाहिए वर्ड, क्योंकि ये कॉलम है पहला, दूसरा, तीसरा और ये रो हो गया, है ना। जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम होता है, ये कॉलम होगा, ये भी कॉलम होगा। तो इस प्रकार से रो और कॉलम होता है। हायरार्चिकल में क्या होता है? हायरार्चिकल में पेरेंट चाइल्ड, ट्री चाइल्ड होता है, ट्री के जैसा। यहाँ देख सकते हैं रूट होता है, जिससे ये रूट हो गया, फिर इसका ब्रांचेज हो गया अलग अलग। तो पेरेंट चाइल्ड रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं। फिर चाइल्ड हो गया उसके नीचे, फिर इसका चाइल्ड इधर नीचे होगा, इस तरह से। तो इसको हायरार्चिकल बोलते हैं। जैसे वंशावली नहीं बनता है, उसी तरह का इसको मानिए। जो डेटाबेस का हायरार्चिकल डेटा मॉडल जो होता है वो एक तरह का वंशावली है। नेटवर्क में नेट मीन जाल होता है, उसी का वर्क है, इसलिए इसको नेटवर्क डेटा मॉडल बोला गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज ए रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट। ये 2013 और 2024 में आया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो और कॉलम जान रहे हैं आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले भी देखे। जैसे ये टेबल है, टेबल को ही रिलेशन बोला जा रहा है, बार बार बोल रहे हैं। जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको कॉलम बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है इसको रो बोलेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। जनरली रेफर्स टू एन
एक्टिव एंटिटी ऑन वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, इससे हम लोग कई प्रकार का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधी जानना है, रिलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब आता है टप्पल किसको बोलेंगे और एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे, हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या फिर से एक बार करेंगे। अ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल। तो किसी भी रिलेशन में जो पंक्ति होता है उसको हम लोग टप्पल बोलते हैं। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया ना, जो रो होता है उसी को हम लोग, रो मतलब पंक्ति, ये वाला को रो बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट हो गया, वर्टिकल लाइन को एट्रीब्यूट बोलते हैं। अ कॉलम इन ए रिलेशन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। इट इज कॉल्ड टर्म एज ए फील्ड और डेटा आइटम्स, है ना, इसको कहा गया है एट्रीब्यूट। जो भी वर्टिकल लाइन होगा उसको बोला गया है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, है ना, किसको रो और किसको कॉलम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो रेड लाइन है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज कतार में है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। और यहाँ जो वर्टिकल लाइन है ग्रीन कलर का दिखाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टप्पल किसको बोलते हैं, यानी रो, और एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफाइन सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं, उसमें भी डिफाइन करना है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और थर्ड को, है ना। ये 2015 और 17 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्म्स होता है क्या होता है। पहले हम लोग सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में 2NF लिखते हैं। इसका मतलब हो गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। A table is said to be in a second normal form if it is an first normal form and each non-key attribute depends on the entity key। अगर किसी टेबल में सेकेंड नॉर्मल की तब कहा जाता है यदि वह फर्स्ट नॉर्मल की में हो और प्रत्येक नन की एट्रीब्यूट पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल की। थोड़ा सा आगे और डीप नॉलेज लेंगे, पहले इतना ही समझिए। थर्ड नॉर्मल की क्या होता है? अ टेबल इज सेड टू बी थर्ड नॉर्मल की। किसी भी टेबल में थर्ड नॉर्मल की तब कहा जाता है यदि इफ इट इज एन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म and every non key attribute depends on transitively on the primary key। यानी किसी भी टेबल में जो थर्ड नॉर्मल की जो होता है, यदि वह सेकेंड नॉर्मल में हो और प्रत्येक नॉन एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर नॉन ट्रांजिटिवली, यानी किसी भी प्रकार से कोई निर्भरता ना हो, निर्भर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा सा और देख लेते हैं।
बढ़िया से डिटेल से फिगर में देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा यहाँ डिटेल है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में अभी नहीं जानेंगे यहाँ डुप्लीकेट डेटा के बारे में। यहाँ हम लोग आते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें किसी प्रकार का पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, नन की डिपेंडेंस ऑन इंटायर की। और थर्ड में होता है नो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी, है ना, डिपेंडेंसी नहीं हो थर्ड का, सेकंड का, तब उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ की है तो एट्रीब्यूट है, तो यहाँ फुल्ली डिपेंडेंसी है प्राइमरी की पर। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, इस पर और इस पर डिपेंड नहीं होता है, यानी पहला प्राइमरी की और सेकंड जो होता है नॉर्मल फॉर्म में डिपेंडेंसी नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द रोल ऑफ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन ए डेटाबेस सिस्टम, यानी डेटाबेस सिस्टम में डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, यानी उसको हम लोग कैसे जानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19 में आया है, 2019 में। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है एक प्रकार का पर्सन ही होता है, आदमी होता है, और उसी आदमी को हम लोग एक प्रकार से मैनेजर बोल सकते हैं या टेक्निकल पर्सन बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया है टेक्निकल पर्सन, मैनेजर यहाँ बोला है लेकिन ये एक प्रकार का टेक्निकल पर्सन होता है जिसको पूरा सिस्टम के बारे में पता होता है और मैनेज करता है वो। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा, setting security features in database, ensuring proper functioning of the database। उसको पूरी तरह से मालूम है इस व्यक्ति को, डीबीए को, शॉर्टकट में डीबीए बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा पता होता है कि कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे सिक्योरिटी देना है। तो एक तरह का इसको हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट बोल सकते हैं। थोड़ा सा और देखिए, यही है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ये कंट्रोल रूम है और ये आदमी पूरा कंट्रोल कर रहा है हर चीज को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसी को बोला गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए डेटा रिडंडेंसी फिर से आ गया। व्हाट इज द रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पढ़े थे शॉर्ट रूप में, वही है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी इज ए कंडीशन क्रिएट within a database or data storage technology in which the some pieces of data in held in two separate places। यानी एक तरह का ये कंडीशन क्रिएट करता है कौन, डेटा रिडंडेंसी, कि एक ही डेटाबेस को दो जगह स्टोर करता है, अलग अलग जगह एक ही डेटा को, यानी डुप्लीकेट करता है। रिडंडेंसी का ही मतलब डुप्लीकेट होता है। डेटा रिडंडेंसी कैन ऑकर बाय एक्सीडेंट बट इज also done deliberately for hack off and recovery purpose। हालांकि डेटा रिडंडेंसी गलती से हो सकती है, लेकिन बैकअप और रिकवरी के उद्देश्य से जानबूझकर भी किया जाता है।
हम लोग जैसे देखिएगा कि मान लिया जाए कोई सॉफ्टवेयर है, वो कभी भी करप्ट कर सकता है, तो उसका हम लोग बैकअप लेकर रखते हैं, तो वो भी एक प्रकार डुप्लीकेट है। बैकअप लेकर रख रहे हैं तो कहीं पर स्टोर करके रख रहे हैं कि यदि किसी प्रकार से करप्ट हो जाए डेटा, तो उसको हम लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो जानबूझ के भी कभी कभी उसको रखा जाता है। तो यहाँ फिगर में दिखा गया है, जो डेटा है, डेटा पीस अलग अलग लोकेशन में 2 जगह स्टोर किया गया है सेम डेटा को। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज प्राइमरी की इन ए टेबल। बहुत पॉपुलर वर्ड है प्राइमरी की, और टेबल में इसका क्या इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं। प्राइमरी की इज ए की, प्राइमरी की एक प्रकार का की है। दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, ये क्या करता है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है, फाइल यानी एक प्रकार से ये यूनिक है, विशेष स्पेशल पहचान देता है ये, यानी ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। द रिकॉर्ड्स या टप्पल में इन ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन में प्राइमरी की हो सकता है। दिस की कैन नेवर डुप्लीकेटेड, बताएं अभी। एंड नल, नल भी नहीं हो सकता है, यानी खाली भी नहीं हो सकता है और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता है। और डेटाबेस टेबल मस्ट हैव ए प्राइमरी की, किसी भी डेटाबेस टेबल में एक प्राइमरी की होना ही होना है फॉर ऑप्टिमम टू इंसर्ट, अपडेट, रिस्टोर, डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। तो इसका बहुत बड़ा रोल है प्राइमरी की का डेटाबेस टेबल में, इसलिए प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की होगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि मुख्य रूप से कैसा कैसा एग्जाम्पल हो सकता है प्राइमरी की के लिए। तो अगर यदि हम लोग स्टूडेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। बिजनेस वगैरह हम बात करें तो कस्टमर आईडी हो सकता है, टीचर नंबर स्कूल में, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये सब जितने भी हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। एक ही बच्चा का रोल नंबर 2 नहीं हो सकता है, एक ही कस्टमर का 2 आईडी नहीं हो सकता है, टीचर भी 2 जगह नहीं हो सकता है, एक ही व्यक्ति। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। आधार कार्ड हो सकता है, यहाँ जबकि मैं लिख ही देता हूँ, और भी एग्जाम्पल में आधार, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी 2 नहीं होगा, 2 होगा तो एक ही कॉल 2 जगह इनपुट हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो भी एक यूनिक नंबर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए प्राइमरी की के बारे में। और प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई अभी जस्ट पढ़े हैं, यूनिक होता है। जैसे यहाँ देखिए रिकॉर्ड है, बहुत सारा फाइल है, तो उसमें इसको अच्छा ढंग से अरेंज करके रखने के लिए ज़रूरत पड़ता है प्राइमरी की का, पहले हम लोग पढ़े हैं। की फैक्टर, की कंसेप्ट क्या है, ऑप्टिमाइजेशन होता है इससे, एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। अगर प्राइमरी की टेबल में होता है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हम डेटा को बहुत अच्छा से परफॉर्म कर सकें, करवा सकें, है ना। इंटीग्रिटी रहता है ना, और यूनिक होता है। जैसे देखिए आई कार्ड का दिखा दे, आइडेंटिटी कार्ड, बार कोड भी हो सकता है, कस्टमर आईडी अभी जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे
और रिमूविंग characteristics from the something in order to reduce it to a set of essential characteristics। ये क्या करता है, किसी चीज की विशेषता को हटाने की एक तरह का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ताकि इसे आवश्यक विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं के एक सेट तक कम किया जा सकता है या उसको छुपाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है, इधर एसेंशियल है, तो इसको छान के ले आते हैं हम लोग फनेल लगाकर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ग्रुप बी समाप्त हो जाता है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था और इसमें हम लोग डेटाबेस और एसक्यूएल दोनों का ही क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट हम लोग एसक्यूएल की ओर जाते हैं। डेटाबेस एसक्यूएल क्यूरी यहाँ से जानेंगे, हालांकि हर तरह का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, और ये ग्रुप सी है, थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम लोग को मिला टेबल से रिलेटेड, ये 2012, 15, 17 और 22 में आया है। कई बार ये आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये टेबल दिया हुआ रहेगा आप लोग को, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, फी है, सेक्स दिया हुआ है ना, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेंगे 4 क्वेश्चन, उसका जवाब देना है बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कहा जा रहा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका सारा डिटेल हमको चाहिए, यह बताइए। तो इसके लिए आंसर जो होता है, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट लिखते हैं, और ऑल इंफॉर्मेशन बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसलिए स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब ही होता है ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल। फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम दिया जाता है, टेबल का नाम देखिए यहाँ स्टूडेंट है, तो इसलिए इस टेबल का नाम हो गया वेयर, कंडीशन लग रहा है वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री, क्योंकि डिपार्टमेंट बोला गया हिस्ट्री का, और लास्ट में सेमीकोलन लिख देंगे। ये आंसर इसका हो गया 1 नंबर के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन द हिंदी डिपार्टमेंट, यानी उन छात्राओं का नाम को बताना है जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ती है, वो भी लड़की हो, है ना। तो कैसे सेलेक्ट, तो लगेगा ही लगेगा, सेलेक्ट नेम, सिर्फ नेम बोला गया है, तो नेम ही सिर्फ सेलेक्ट किया, टोटल से हमको मतलब नहीं है। फ्रॉम स्टूडेंट, चूंकि स्टूडेंट तो रहेगा ही, फ्रॉम के बाद स्टूडेंट लिखते हैं, वेयर कंडीशन लगाएंगे हिंदी, यहाँ चूंकि 2 चीज बोला गया है, फीमेल भी हो और डिपार्टमेंट हिंदी भी हो, तो डिपार्टमेंट हिंदी हो गया, एंड सेक्स इक्वल टू एफ यानी फीमेल, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चूंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है। प्रैक्टिकल जो होता है मतलब स्कूल में एग्जाम खत्म होने के बाद, तो वहाँ भी इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ डेट ऑफ एडमिशन जो दिया हुआ है टेबल में, ये सारे स्टूडेंट का लिस्ट है, तो उसमें बोला गया है सिर्फ किसका, नेम का, और डेट ऑफ एडमिशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ नेम,
फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट है, ऑर्डर बाय लगाएंगे यहाँ, ऑर्डर बाय क्लास से ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। डी ओ ए यहाँ दिया हुआ है, उसी को लिखना है, तो ये अरेंज हो जाएगा। यानी किस तरह से लिखाएगा, डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, दिखाने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम, फी, एज फॉर मेल स्टूडेंट्स ओनली। यहाँ बोला गया है सिर्फ मेल स्टूडेंट का ही डिटेल चाहिए हमको। उसमें क्या क्या चाहिए, तो नेम चाहिए सारे बच्चों का, और सिर्फ नेम नहीं बोला गया है, नेम, फी, एज और मेल स्टूडेंट होना चाहिए। तो सेलेक्ट में हम लोग करेंगे नेम, फी, एज, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, वेर कंडीशन लगा देंगे सेक्स इक्वल टू एम यानी मेल। तो सिर्फ मेल स्टूडेंट का ही नेम बताएगा, फी बताएगा, एज बताएगा, इतना डिटेल बताएगा हम लोग को, यहाँ से छांट के लाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसी का, लास्ट प्रश्न है, टू इंसर्ट अ न्यू रो। यहाँ अभी कितना रो है, तो 6 रो है, तो एक और रो यहाँ इंसर्ट करने बोल रहा है 7वां नंबर में, और उसका डिटेल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये इसका डिटेल है स्टूडेंट का, वो दिया हुआ है। तो इंसर्ट टेबल विथ डेटा है ना, डेटा के साथ इंसर्ट करना है। यहाँ जगह अभाव में पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर में है, तो इंसर्ट इनटू लगाते हैं, उसके लिए स्टूडेंट लिखेंगे और वैल्यूज दे देंगे। तो क्या है, सीरियल नंबर 7 हो जाएगा, सीताराम, उसका एज 22 साल है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, डेट ऑफ एडमिशन ये है, और फी है 200 और मेल है। तो इस तरह से हमरा इसका डिटेल डाल सकते हैं। तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, और विशेष तौर पर ये क्वेश्चन बहुतों बार आया है, सिर्फ इतना ही नहीं आया है, और भी आया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करना होता है, बस 5 सेकंड का काम है, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। अगला प्रश्न लेते हैं, उसी तरह का सेम टेबल है, 2013 में आया है, ग्रेजुएट टेबल का नाम है। यहाँ नेम दिया हुआ है, स्टाइपेंड दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, और एवरेज दिया है, और डिवीजन भी दिया हुआ है। तो ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, 13 में आया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन जो शुरू में देखे थे 1 नंबर में, वही क्वेश्चन यहाँ भी रहता है, सेम देखिएगा, अभी हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न है, लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन फर्स्ट सॉर्टेड बाय नेम। लगभग वही है, बोला गया है उन छात्रों का लिस्ट बनाइए जो फर्स्ट डिवीजन पास किए हुए हैं, उसको सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना है। तो सेलेक्ट क्या करेंगे, हम लोग नेम लेंगे, टेबल का नाम ग्रेजुएट है, यहाँ देख सकते हैं टॉप में, कंडीशन लगा देंगे, डिवीजन फर्स्ट है, और ऑर्डर वाइज नेम कर देंगे, यानी उसको सॉर्टिंग कर देंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो ऑटोमेटिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले अ रिपोर्ट लिस्टिंग नेम, स्टाइपेंड, सब्जेक्ट एंड ईयरली स्टाइपेंड अमाउंट। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न बोला गया है कि क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो नेम, स्टाइपेंड और सब्जेक्ट। स्टाइपेंड जो है ईयरली हो तो उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
है ना। तो ईयरली में स्टाइपेंड बता देगा। तो देखिए सेलेक्ट नेम, स्टाइपेंड, सब्जेक्ट हो गया, फिर स्टाइपेंड को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तब 1 साल हो जाएगा, और टेबल का नाम दे देना है। तो टेबल का नाम हम लोग का ग्रेजुएट है, तो ये आंसर हो गया। फिर बोलता है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रश्न पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना है ना, कितने स्टूडेंट है, वो भी कौन सब्जेक्ट का, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट का। तो यहाँ भी कंडीशन लग जाएगा, चूंकि 2 सब्जेक्ट बोल दिया गया अलग अलग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, और काउंट के अंदर स्टार लगा देंगे। फ्रॉम ग्रेजुएट, यहाँ ग्रुप बाय क्लाउज लग गया। सब्जेक्ट हो जाएगा हैविंग, लगेगा कंडीशन, और सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर साइंस, एंड यहाँ लगना चाहिए, छूट गया है, एंड कंप्यूटर साइंस हो गया और फिजिक्स हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट का होना चाहिए, है ना। यहाँ छूट गया है, ये और के पहले होता है ना, यहाँ पर लग जाएगा, और के पहले फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पर इस प्लेस पर वो भी इन्वर्टेड कॉमा हुआ फिजिक्स। इस तरह से, और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होगा। तो 2 सब्जेक्ट का है तो अलग अलग से आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन तो सेम जो उधर था वैसा ही है। टू इंसर्ट अ न्यू रो, यहाँ 10 नंबर है, 11 नंबर में इंसर्ट होगा, और इसका सारा डिटेल भी जगह अभाव में यहाँ नहीं है, सारा डिटेल नीचे वाला आंसर में है। टू इंसर्ट इनटू लिखेंगे, ग्रेजुएट लिखेंगे, वैल्यू 11 नंबर, काजोल 300 उसका स्टाइपेंड है, और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है, 75% नंबर एवरेज है नंबर, और डिवीजन फर्स्ट है। तो यहाँ ऐड हो जाएगा एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन आ गया फिर से, उधर भी हम लोग पढ़े थे, फिर से एक बार यहाँ दे दिया है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। 13/22 2024 में आया हुआ है प्रश्न, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग देखिए बारी बारी से। तो पहला जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और में है व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ए डेटाबेस सिस्टम, है ना, डीबीएमएस से रिलेटेड प्रश्न है। तो क्या है इसका, डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। डीबीएमएस जो होता है वो डेटाबेस का कलेक्शन है, टू मैनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, व्यू ऑल, एक्सेस ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा, है ना। तो उसी में हम लोग इसका पार्ट देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन का। पहला है एक्सटर्नल व्यू या यूजर व्यू बोलते हैं, व्यू लेवल भी बोला जाता है, ये हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है। क्लोजेस्ट टू यूजर, ये यूजर के क्लोज में होगा। कंसर्न विथ हाउ डेटा इज व्यू बाय इंडिविजुअल यूजर, है ना, ये यूजर के काफ़ी करीब होता है ना। और ये कंसर्न विथ हाउ डेटा इज व्यू बाय इंडिविजुअल यूजर, इससे संबंधित है। व्यक्तिगत रूप से जो यूजर्स होते हैं उसको डेटा को कैसे देख सकते हैं या देखा जा सकता है, उसके बारे में बताता है ये एक्सटर्नल व्यू। सेकेंड है कंसेप्चुअल व्यू, नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल है डिस्क्राइब व्हाट डेटा एक्चुअल स्टोर, ये बता देगा डेटाबेस में एक्चुअल में कहाँ स्टोर है।
उसके बारे में बताएगा। कवर द इंटायर डेटाबेस में बता देगा ये। लास्ट व्यू है इंटरनल व्यू, ये फिजिकल लेवल होता है। लोएस्ट व्यू है क्लोजेस्ट टू हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के नियर है। डिस्क्राइब हाउ डेटा आर फिजिकल स्टोर, ये डिस्क्राइब करता है कि डेटा फिजिकली कहाँ स्टोर है। नेक्स्ट फिर से एक टेबल मिला है और ये वर्कर्स और डिजाइन से रिलेटेड है, उसका डिजिग्नेशन से रिलेटेड है। पद कौन पद में काम कर रहा है 14 में आया हुआ है। यहाँ वर्कर्स का आईडी है फर्स्ट में, इधर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है। फिर डिजिग्नेशन में इसी आईडी का सैलरी कितना है, बेनिफिट्स, डिजिग्नेशन, सारा डिटेल दिया हुआ है। और इसका पहला प्रश्न है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ वर्कर टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नाम को सॉर्टिंग करते हुए उसका डिटेल बताना है, सारा डिटेल। तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे, वर्कर्स ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम को ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर बाय लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम, सिटी, टोटल सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क, सिर्फ क्लर्क का है ना, सिर्फ कलर का चाहिए, दूसरे का नहीं। वेयर टोटल सैलरी इक्वल टू टोटल प्लस, टोटल सैलरी का मतलब यहाँ समझना है कि सैलरी प्लस बेनिफिट दोनों को जोड़ देना है, तब टोटल सैलरी होगा। आंसर देखते हैं। सेलेक्ट क्या बोला गया है सबसे पहले, सेलेक्ट में फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लिए, सिटी लेंगे, सैलरी लेंगे है ना, बेनिफिट्स लेंगे और टोटल सैलरी लिखेंगे। फ्रॉम वर्कर्स डिजिग्नेशन भी होगा उसका है ना, डिजिग्नेशन क्या होगा तो क्लर्क होगा, तो सिर्फ कलर का ही दिखाएगा वो। नेक्स्ट उसी का है, कुछ और प्रश्न है यहाँ, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 2014 में आया हुआ है, लंबा प्रश्न था ये है ना। तो फोर्थ नंबर में पूछता है टू डिस्प्ले द मिनिमम सैलरी अमॉन्ग मैनेजर एंड क्लर्क फ्रॉम टेबल, है ना। मिनिमम सैलरी क्या था, मिनिमम मैनेजर का और क्लर्क का, तो सेलेक्ट मीन सैलरी लिख लेंगे, फ्रॉम डिजिग्नेशन लिख देंगे, मैनेजर एंड क्लर्क, तो सारा रिजल्ट आ जाएगा इसका मिनिमम है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट फोर्थ नंबर में, इंक्रीज द बेनिफिट्स ऑफ ऑल सेल्समैन बाय 10% इन टेबल डिजिग्नेशन, 10% सेल्समैन को बेनिफिट मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है और उसका डिजिग्नेशन है, तो इसमें क्या कर देंगे, अपडेट लगा देंगे, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए डिजिग्नेशन सेट होगा, बेनिफिट इनटू 10% होगा, वेयर डिजिग्नेशन इक्वल टू सेल्समैन, तो सिर्फ सेल्समैन का बोला है इसलिए। नेक्स्ट है पूछा गया है आउटपुट देना है, ये प्रश्न दिया हुआ है उसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट क्या होगा है ना, तो इसका आउटपुट यहाँ बगल में है दिया हुआ, सेकंड का भी आउटपुट यहाँ दिया हुआ है ना, कि सैलरी फर्स्ट नेम बोला है, फिफ्थ नंबर देखिए, फर्स्ट नेम, सैलरी, वर्कर्स तो टेबल का नाम हो गया, डिजिग्नेशन देना है और मैनेजर का देना है सिर्फ, तो ये सभी मैनेजर्स के नाम है, उसका सैलरी दिया हुआ है, नीचे भी वही उसी तरह का प्रश्न था और उसका आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय,
16 में आया हुआ है। ये इस तरह का प्रश्न एक जनरली आता है 4th नंबर के लिए, है ना। टेबल बना बनाया हुआ मिलेगा, उसी को देख के, हालांकि कभी कभी नहीं भी देता है। अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो हो सकता है इस बार दे दे, और आया होगा तो हो सकता है नहीं भी दें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर इन द एरिया साउथ, बोला गया है कि उन सभी एम्प्लॉय का हम लोगों को नेम डिस्प्ले करना है जो साउथ एरिया में रहते हैं। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम लेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम लेंगे एम्प्लॉय, एरिया इक्वल टू साउथ, बस। बी में है टू डिस्प्ले नेम्स एंड एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय हैविंग एज इज ग्रेटर देन 40, तो जिसका एज 14 ईयर से ज़्यादा है उसका नेम डिस्प्ले कराना है, एज डिस्प्ले कराना है ना। तो सेलेक्ट क्या क्या करेंगे, नेम एज, दो चीज़ करना है, और कंडीशन लगा देंगे एज ग्रेटर देन 14। थर्ड नंबर क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 एंड लेस देन इक्वल टू 40,000। 30,000 और 40,000 के बीच में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका हमको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सारा कहने का मतलब है स्टार, सेलेक्ट स्टार, एम्प्लॉय टेबल है वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 40,000, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, एज के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर देना है। तो सेलेक्ट नेम करेंगे, एम्प्लॉय ऑर्डर क्या हो जाएगा, एज डिसेंडिंग, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्पोर्ट्स के लिए है, ये भी प्रश्न आया हुआ है 18 में, और बीच में एक बार और कोई एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन एक और बार आया हुआ है ये। पहला प्रश्न है डिस्प्ले नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव ग्रेड सी, टेबल को ध्यान से देखिए, पहले नंबर है, क्लासेस है, नेम दिया हुआ स्टूडेंट का, और यहाँ गेम है, एक तरह से गेम 1 बोलिए, हाँ गेम 1 ही है, और ये गेम 2 है। ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड है, और ग्रेड 2 है, गेम 2 के लिए 2 और 1 के लिए ग्रेड। तो बोला गया है नेम डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट हु हैव ग्रेड सी, ग्रेड सी जो लाए हैं गेम में, आइदर गेम 1 और गेम 2 दोनों में हो सकता है। तो सेलेक्ट नेम करेंगे, फ्रॉम स्पोर्ट करेंगे, वेयर ग्रेड सी और ग्रेड 2 सी, यानी दोनों ग्रेड के लिए अलग अलग, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बी में, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए इन क्रिकेट, क्रिकेट में ग्रेड ए कौन कौन लाया है। तो सेलेक्ट करेंगे काउंट, स्टार लगाएंगे, फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 क्रिकेट एंड ग्रेड ए, यानी 2 गेम है इसलिए इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, गेम 1 में क्रिकेट होगा एंड ग्रेड ए होगा, और सेम होगा गेम 2 के लिए क्रिकेट गेम ए, तब रिजल्ट आएगा। सी में है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 और गेम 2, तो यहाँ डिस्प्ले कराना है नेम जो दोनों गेम में बराबर होगा। तो सेलेक्ट नेम, स्पोर्ट हो गया, वेयर गेम 1 इक्वल टू गेम 2। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्प्ले द गेम्स टेकन अप द स्टूडेंट हु नेम स्टार्ट विथ, यानी वैसे स्टूडेंट का नाम लेना है जो ए से स्टार्ट होने वाला होगा। तो दोनों गेम में हो सकता है, इसलिए सेलेक्ट गेम 1 गेम 2 कर लिया गया, और कंडीशन लगा दिया नेम लाइक ए कहने का मतलब जिसका बिगिनिंग लेटर ए होगा वही सिर्फ डिस्प्ले होगा।
तो आप गेम 1 में देख सकते हैं और गेम 2 में भी दे सकते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाला नाम, तो ए से स्टार्ट होने वाला नाम अर्चना और अर्पित 2 हैं, तो ये दोनों का नाम आएगा। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रश्न और देखे थे, ये 2015 में आया हुआ है। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। सभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें सभी में 4 क्वेश्चन ही रहता है, क्योंकि 4 नंबर का रहता है। किसी में 5 रहेगा तो 5 भी पूछ सकता है, जैसे बड़ा वाला क्वेश्चन देखे थे एम्प्लॉय वाला, वहां पर था। तो ये हॉस्पिटल वाला में ध्यान से देखिए, पहले सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेज है, सेक्स है। पहला प्रश्न है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। सारा इंफॉर्मेशन देना है हमको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे स्टार लगा के, वेयर कंडीशन लगा देंगे डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी। बी में है टू द डिस्प्ले द नेम्स ऑफ फीमेल पेशेंट हु आर इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। यहाँ 2 कंडीशन हो गया है, क्योंकि फीमेल भी हो और पेशेंट का नाम भी हो। सेलेक्ट नेम हो गया, वेयर कंडीशन में हम लोग लगाएंगे डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक, और सेक्स जो होगा फीमेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जितने भी पेशेंट हैं उस सभी का नेम चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो सेलेक्ट नेम हो जाएगा फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन हो गया, और लास्ट में सेमीकोलन सब में होता है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले द पेशेंट्स नेम, चार्जेज, एज और फीमेल, मेल पेशेंट का बोल दिया है ओनली। तो सेलेक्ट करेंगे, नेम लेंगे, चार्जेज, एज लेंगे और सेक्स इक्वल टू मेल, तो ये आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट टेबल अब आया है। स्टूडेंट टेबल में देखिए 17 में आया है, नेम दिया हुआ है, सीरियल नंबर है सबसे शुरू में, और नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेज है और सेक्स दिया हुआ है मेल फीमेल। पहला प्रश्न है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट इन हिंदी डिपार्टमेंट। देखिए लगभग सेम है क्वेश्चन, ये सबसे 1 नंबर में हम लोग इसको देखे थे इसी तरह का। सेलेक्ट नेम हो गया, स्टार हो गया, सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑल इंफॉर्मेशन बोला है यहाँ, ध्यान से देखिए। फ्रॉम स्टूडेंट का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट है, यहाँ देखिए। वेयर कंडीशन हो गया, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी डिपार्टमेंट का बोला गया था। सेकंड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ भी 2 कंडीशन लग जाएगा, तो सेलेक्ट नेम हो गया, टेबल का नाम हो गया, वेयर कंडीशन डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री एंड सेक्स फीमेल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने भी स्टूडेंट हैं उसका डेट ऑफ एडमिशन जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। पहले वाला प्रश्न हम देखे थे असेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ डिसेंडिंग बोला गया है। सेलेक्ट नेम लेंगे, टेबल का नाम लेंगे, ऑर्डर बाय लगाएंगे, DOA डेट ऑफ एडमिशन और DAC कर देंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डी में है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज इज ग्रेटर देन 20। वैसे स्टूडेंट को काउंट करना है जिसका एज मोर देन 22 है, तो सेलेक्ट करेंगे, काउंट लगाएंगे, स्टार लिख देंगे और टेबल का नाम लेंगे, एज इज ग्रेटर देन 22, बस हो जाएगा। नेक्स्ट फिर एक है 19 में आया हुआ है ना, तो लगभग वही है,
मेडिकल से रिलेटेड है, खाली इसका टेबल नेम चेंज है ना। मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट है। पहला प्रश्न है, टू सोल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। लगभग सब वही है, तो सेलेक्ट करेंगे, ऑल करेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। यहाँ जो टेबल का नाम है यहाँ भी सेम होना है, वही से लेना है। डिपार्टमेंट हो गया कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फीमेल पेशेंट हु आर इन गायनोलॉजी डिपार्टमेंट। तो फीमेल कैंडिडेट को लेना है और डिपार्टमेंट हो गया गायनोलॉजी। दो कंडीशन लगेगा, सेलेक्ट पेशेंट नेम हो गया। पेशेंट नेम देखिए कैसा लिखा है वैसा यहाँ भी होना चाहिए। फ्रॉम टेबल का नाम होना चाहिए सेम जैसा यहाँ है। डिपार्टमेंट हो गया गायनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, और सेक्स हो गया फीमेल। अगला प्रश्न है, द लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। डेट ऑफ एडमिशन जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है और नाम भी चाहिए। तो सेलेक्ट पेशेंट नेम लेंगे, टेबल का नाम लेंगे, ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद बोलते हैं फोर्थ नंबर में, टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट विथ एज इज लेस देन 36। वैसे स्टूडेंट को गिनती करना है जिसका एज जो होगा 36 से कम होगा। तो सेलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट में स्टार लगा देंगे, टेबल का नाम लेंगे, वेयर कंडीशन ले एज इज लेस देन 36। तो अगर यदि आप लोग सारा क्वेश्चन को अगर यदि देख लेंगे बारी बारी से, तो मुझे नहीं लगता है एसक्यूएल और डेटाबेस में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हो सकता है हूबहू यही ना दे, लेकिन इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो जितने भी अब लोग हम लोग यहाँ देखें डेटाबेस एंड एसक्यूएल चैप्टर में, पहले हम लोग एमसीक्यू देखें, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखें, फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखें, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है काफ़ी नियर में है, तो इसको, और हमको लगता है लास्ट एग्ज़ाम ही होगा 2026 का। किसी किसी का दूसरा हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट शायद छूटा हुआ है, तो वो एक बचा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखें, वीडियो को 1-2 बार देखें, प्रैक्टिस करें और नंबर बढ़िया लाएं एग्ज़ाम में। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट तुरंत एक वीडियो और अपलोड करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा फिर से।